नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए ये खास वीडियो, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, एक कहानी यह भी। इसकी राइटर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी द्वारा इसे लिखा गया है। पहला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या आंसर होगा? आंसर है इसका भानपुरा, मध्य प्रदेश। अब देखिए, थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा ताकि आपने यदि तैयारी की है तो आप प्रश्न के उत्तर तक जा सके, और सही उत्तर यदि आपको याद है तो आप उसको मन में बोलिए, ताकि आपको उत्तर कंफर्म हो जाए। और नहीं याद है तो जो उत्तर बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक याद रखिए, और इन्हीं प्रश्नों से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखिका के बचपन का अधिकांश समय कहाँ बीता? तो बताइए, कहाँ बीता था लेखिका? कौन है लेखिका इस पार्ट की? मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी का अधिकांश समय जो है राजस्थान के एक जिले जिसका नाम अजमेर में बीता। अजमेर में लेखिका का परिवार किस मोहल्ले में रहता था? कौन से मोहल्ले में लेखिका का परिवार रहता था? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुरी। एक इलाका है अजमेर में, वहां लेखिका का परिवार रहता था। अजमेर आने से पहले लेखिका के पिता कहाँ रहते थे? यानी कि अजमेर आने से पहले लेखिका के पिता कहीं और रहते थे, किसी बड़े शहर में, जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। बताइए क्या उत्तर होगा? तो इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर में रहते थे। लेखिका के पिता ने कौन सा महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य किया था? तो क्या उत्तर होगा इसमें से? इसका उत्तर है ग वाला, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था लेखिका के पिताजी ने। इंदौर से अजमेर आने पर लेखिका के पिता के स्वभाव में क्या बदलाव आया? उनके पिताजी यानी लेखिका का परिवार पहले इंदौर में रहता था, फिर अजमेर आ गए, तो उनके पिताजी के स्वभाव में क्या बदलाव आया? वे क्रोधी और शक्की हो गए थे। यानी उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ गया था और वह सब पर शक करने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी के स्वभाव में आए इस बदलाव का मुख्य कारण क्या था? किस कारण से लेखिका के पिताजी के स्वभाव में बदलाव हुआ था? भारी आर्थिक नुकसान और अपनों के द्वारा दिया गया धोखा, इस कारण से लेखिका के पिताजी के स्वभाव में बदलाव हुआ था। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी का रंग कैसा था जिसके कारण उनके पिता उन्हें कम पसंद करते थे? तो लेखिका का जो रंग है वह सांवला रंग था, यानी काले रंग की लेखिका थी, इसके कारण उनके पिताजी उन्हें कम पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका की किस बड़ी बहन से उनके पिता हमेशा उनकी तुलना किया करते थे? उनकी बड़ी बहन का क्या नाम था लेखिका की? सुशीला। सुशीला नाम की बड़ी बहन से जो है लेखिका की तुलना किया करते थे। अगला प्रश्न है, पिता द्वारा बार बार बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना पैदा हो गई थी? हीन भावना। जब एक ही व्यक्ति के बारे में आप जो है अच्छी बातें करते हो और दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी बातें, तो मन में जो है हीन भावना पैदा हो जाती है। लेखिका की माता का स्वभाव कैसा था? तो लेखिका की माता जी जो पाठ में बताई गई कैसी थी? धैर्यशील, त्यागमयी और अनपढ़ थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ को कभी अपना आदर्श क्यों नहीं माना? क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है क्योंकि माँ का त्याग और समर्पण विवशता के कारण था, जिसमें कोई अपना हक नहीं था। 13वां प्रश्न, लेखिका के पिता रसोई घर को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखिका जो है मन्नू भंडारी जी, उनके पिताजी जो है रसोई घर को भटियार खाना कहकर पुकारते थे। अब देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको पाठ के अंदर मिलेंगे, और पाठ के
अंदर से प्रत्येक प्रश्न को निचोड़कर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि प्रत्येक प्रश्न को वो पढ़ सकें और याद रख सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। अगला प्रश्न है, पिता के अनुसार रसोई घर को भटियार खाना कहने का क्या कारण था? तो क्या रीजन था? क्योंकि वहां रहने से लड़कियों की प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती थी। 15वां प्रश्न पर चलते हैं, लेखिका के घर में अक्सर किस तरह का माहौल रहता था? तो लेखिका के घर में जो है देश की राजनीति और साहित्य पर गर्मा गर्म बहस का माहौल रहता था। अगला प्रश्न है, पहले के समय में घर की सीमा कहाँ तक मानी जाती थी? पहले जो है घर की सीमाएं जो है पूरे मोहल्ले तक जाती थी, यानी कि पूरे मोहल्ले तक जो है घर के बच्चे खेलते रहते थे। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी ने अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे? तो यहाँ पर उत्तर है ख, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे और सतोलिया। ये सब खेल मन्नू भंडारी जी ने अपने बचपन में खेले थे। अगला प्रश्न है, लेखिका के सभी बड़े भाई बहन अजमेर का घर छोड़कर क्यों चले गए थे? क्या कारण था कि वे अजमेर में उनका जो घर था उसको छोड़कर चले गए थे? तो ख वाला उत्तर सही है, उनकी शादियां हो चुकी थी या वे पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर जा चुके थे। 19वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी जी ने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? मैट्रिक की परीक्षा जो 10वीं की परीक्षा किस वर्ष पास की थी? तो 1945 में। अगला प्रश्न है, मैट्रिक के बाद लेखिका ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था? मैट्रिक करने के बाद जो है सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में उन्होंने दाखिला लिया था। पहले जो है सावित्री गर्ल्स कॉलेज वहां का हाई स्कूल हुआ करता था, लेकिन जिस वर्ष लेखिका ने मैट्रिक उत्तीर्ण की उसी वर्ष इस सावित्री हाई स्कूल को जो है सावित्री गर्ल्स कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। कॉलेज में लेखिका का परिचय हिंदी की किस प्राध्यापिका से हुआ था? उसका नाम था शीला अग्रवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से शीला अग्रवाल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, तो याद रखिएगा शीला अग्रवाल का नाम। शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी के जीवन को कैसे प्रभावित किया? उसका उत्तर है ख, उनका परिचय अच्छे साहित्य से कराया और उनके भीतर की देशभक्ति को सही दिशा दी। अगला प्रश्न है, शीला अग्रवाल की प्रेरणा से लेखिका ने सबसे पहले किन लेखकों की किताबें पढ़ना शुरू किया? तो सबसे पहले जो है जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, यशपाल की और प्रेमचंद की किताबें जो है शीला अग्रवाल की प्रेरणा से ही लेखिका ने पढ़ना शुरू किया। जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास लेखिका को उस समय बहुत पसंद आया था? इनमें से कौन सा उपन्यास जो है जैनेन्द्र जी का लेखिका ने पढ़ा जिसका विवरण पाठ के अंदर दिया गया है? तो उसका उत्तर है सुनीता नामक उपन्यास जो है वो लेखिका को बहुत पसंद आया था। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि उपन्यास शब्द जो है सही उच्चारण है, कई बच्चे जो है इसको उपन्यास भी कहते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है अगर सही शब्द कहा जाए तो उपन्यास है, आप उपन्यास भी बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सही शब्दों का उच्चारण करने की ताकि भविष्य में आपको याद रहे। अज्ञेय जी का कौन सा उपन्यास लेखिका को थोड़ा कठिन लगा था पर उन्होंने उसे पूरा पढ़ा? अज्ञेय जी का इनमें से कौन सा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी जो है लेखिका को थोड़ा कठिन लगा और उसको उन्होंने बाद में पूरा पढ़ा था। नदी के द्वीप जो है ये भी अज्ञेय जी द्वारा लिखित उपन्यास ही है। यशपाल जी का कौन सा उपन्यास लेखिका ने उस दौर में पढ़ा था? यशपाल का जो है उस समय दिव्या नाम का उपन्यास जो है लेखिका ने पढ़ा था। शीला अग्रवाल के साथ चर्चा करने से लेखिका के भीतर क्या बदलाव आया? शीला अग्रवाल के साथ चर्चा करने से उनका साहित्य को देखने और समझने का नजरिया गहरा हो गया था। 28वां प्रश्न है, सन 1946 से 43 में पूरे देश में कैसा माहौल था? तो देखिए उस समय तो आजादी का समय था, देश में आजादी की मांग जोरों पर थी, तो आजादी के आंदोलनों, प्रभात फेरियों और हड़तालों का
दौर था। लेखिका के पिता लड़कियों को किस हद तक आजादी देने के पक्ष में थे? तो वे केवल घर में बैठकर राजनीतिक बहस सुनने और ज्ञान बढ़ाने तक ही आजादी के पक्ष में थे। पिता को मन्नू भंडारी का कौन सा रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया? तो लेखिका जो है मन्नू भंडारी जी अपने कॉलेज के समय में सड़कों पर लड़कों के साथ नारे लगाना और हड़तालें करवाना, ये रूप जो है उन लेखिका के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को पत्र क्यों भेजा था? क्या कारण था? क्योंकि लेखिका की अनुशासनहीनता और आंदोलनकारी गतिविधियों की शिकायत करने के लिए। अब देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम आपके लिए कंप्लीट मन्नू भंडारी जी के इस चैप्टर के सारे प्रश्न लेकर आए हैं। इस चैप्टर के सारे प्रश्न इस एक वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी अलग से प्रश्न नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, गौर से देखिए और यदि कोशिश कीजिए कि 2 बार इस वीडियो को आप देख सके ताकि आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। या तो एक बार अच्छे से देख लीजिए और यदि एक बार में आप कोई प्रश्न भूल जाएं, याद नहीं रख पाए, तो 2 बार देख लीजिए। इस चैप्टर से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चन इसमें है और आजादी के समय का ये चैप्टर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रिंसिपल का पत्र पढ़कर पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? तो पिताजी जो है वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले कि मेरा समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। अगला प्रश्न आएगा, कॉलेज से लौटने पर पिता के चेहरे पर गुस्से की जगह कैसा भाव था? तो गर्व और प्रशंसा का भाव लेखिका के पिता के चेहरे पर था। प्रिंसिपल ने कॉलेज में लेखिका के प्रभाव के बारे में पिता से क्या कहा था? पिताजी से कहा कि पूरा का पूरा कॉलेज मन्नू के एक इशारे पर खाली हो जाता है और लड़कियां कक्षाएं छोड़कर बाहर आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक बार जब एक रूढ़िवादी दोस्त ने अजमेर के चौराहे पर लेखिका के भाषण की निंदा की तो पिता ने क्या किया? मन्नू पर बहुत गुस्सा किया और उन्हें घर में बैठने की हिदायत दी। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता के किस सम्मानित दोस्त ने उनके भाषण की जमकर तारीफ की थी? तो डॉक्टर अंबालाल जी जो हैं उन्होंने लेखिका के भाषण की जमकर तारीफ की क्योंकि उन्होंने लेखिका का भाषण उस चौपड़ पर, उस चौराहे पर सुना था और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने बोला। डॉक्टर अंबालाल जी ने मन्नू भंडारी के भाषण के बारे में पिता से क्या कहा? पिताजी से कहा कि मन्नू ने मरुधर के चौराहे पर धुआंधार और ओजस्वी भाषण दिया है, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। डॉक्टर अंबालाल की बातें सुनकर पिता के मन में क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा उनका गुस्सा गर्व में बदल गया और वे खुश हो गए। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता के व्यक्तित्व में कौन सा अंतर विरोध था? तो वे एक तरफ बेटी को विशिष्ट बनाना चाहते थे तो दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा से डरते थे। अगला प्रश्न है, सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधकों ने शीला अग्रवाल को नोटिस क्यों दिया था? क्या कारण था? तो लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रबंधकों ने शीला अग्रवाल को नोटिस दिया था। शीला अग्रवाल को नोटिस देने के साथ कॉलेज प्रशासन ने और क्या कदम उठाया था? तो शीला अग्रवाल की जो खास विद्यार्थी थी वो थी मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी और उनकी 2 सहेलियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाकर 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर दी थी। कॉलेज से बाहर निकाले जाने पर भी मन्नू भंडारी और उनके साथियों ने क्या किया? उन्होंने कॉलेज के बाहर इतना तगड़ा हुड़दंग और आंदोलन किया कि प्रशासन को 3rd ईयर की कक्षाएं दोबारा खोलनी पड़ी। अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार कॉलेज की इस जीत से भी कहीं बड़ी खुशी उन्हें कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो ये सबसे बड़ी खुशी मिली थी क्योंकि अगस्त 1947 में ही 3rd ईयर की कक्षाएं
जो है कॉलेज के द्वारा शुरू की गई थी। एक कहानी यह भी किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो अलग अलग विधाएं होती हैं, कहानी, आत्मकथ्य, संस्मरण और रेखाचित्र। तो ये जो है आत्मकथा या आत्मकथ्य, जिसमें स्वयं के बारे में लेखिका बता रही हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता अपने दोस्तों की बैठक में लेखिका को क्या पीने के लिए देते थे ताकि वो वहां बैठे? तो शुरू से ही हमारे देश में एक ही चीज पसंद है, वो है चाय। अगला प्रश्न है, इस पाठ में मन्नू भंडारी जी के अलावा किसके व्यक्तित्व के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को प्रमुखता से दिखाया गया है? उनके पिताजी के, क्योंकि पिताजी के प्रश्न इसमें बार बार आए हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप गेस कर सकते हैं। उनके पिताजी के व्यक्तित्व को जो है बार बार दिखाया गया है। लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? क्योंकि जिन्हें उन्होंने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से धोखा दिया था। लेखिका मन्नू भंडारी के भाषणों की क्या विशेषता थी? तो उनके भाषणों में एक ओज, जोश और देश प्रेम की तड़प होती थी, जो भीड़ को आकर्षित करती थी। मन्नू भंडारी जी के इस पाठ से हमें क्या मुख्य संदेश मिलता है? तो क्या मुख्य संदेश है? महिलाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और रूढ़ियों को तोड़ना चाहिए। 50वां प्रश्न है, लेखिका ने अपने जीवन की इस गाथा का नाम एक कहानी यह भी क्यों रखा है? क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यह उनके पूरे जीवन की विस्तृत आत्मकथा न होकर उनके लेखक बनने और आजादी के आंदोलन से जुड़े विशेष दौर की एक सच्ची कहानी है। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी ने किस विषय में एमए किया था? तो बताइए क्या सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर है हिंदी। मन्नू भंडारी जी ने जो है हिंदी से एमए किया था। तो देखिए, मन्नू भंडारी जी के इस चैप्टर एक कहानी यह भी कि सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। सारे छोटे से लेकर बड़े प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने दिल्ली के कौन से कॉलेज में अध्यापन कराते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी? यानी कि जब वह सेवानिवृत्ति अवकाश, जब उन्हें पेंशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन से कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाती थी? तो वो मिरांडा हाउस नामक कॉलेज जो है उसमें वह पढ़ाती थी। मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई थी? अब ये प्रश्न जो है आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स में जो है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रखा है, लेकिन जो नई अपडेटेड बुक्स हैं उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 2021 में मन्नू भंडारी की मृत्यु हुई थी। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये। आपका बंटी और महाभोज किसके हैं? मन्नू भंडारी के। मन्नू भंडारी के पिता किसके साथ जुड़े थे? कौन सी ऐसी पार्टी थी उस समय देश में? तो कांग्रेस पार्टी उस समय आजादी के समय देश में सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसके साथ मन्नू भंडारी जी के पिताजी जुड़े हुए थे। सुशीला लेखिका से कितने साल बड़ी थी? सुशीला जो है लेखिका की बड़ी बहन थी और वह लेखिका से 2 साल बड़ी थी। लेखिका सहित कुल कितने भाई बहन थे? अब मन्नू भंडारी और उनके कुल कितने भाई बहन थे? तो कुल ये जो है 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहनों के परिवार में मन्नू भंडारी कौन से नंबर पर आती थी? यानी कि 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, सबसे छोटी थी, मंझली थी, या इनमें से कोई नहीं? तो लेखिका जो है सबसे छोटी यानी सबसे बाद में आती थी। लेखिका की बड़ी बहन की शादी के समय उम्र क्या थी? जब लेखिका की बड़ी बहन की शादी हुई उस समय लेखिका की उम्र पूछी गई है, तो 7 साल उसकी उम्र थी। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न को इसमें जोड़ा गया है ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें, और कहीं भी आपको ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में शादी की अनिवार्य योग्यता क्या थी? तो लेखिका के परिवार में अनिवार्य योग्यता थी उम्र 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। यानी कि जैसे आप 16 वर्ष के हुए और मैट्रिक आपने पास की, तो निश्चित रूप से उस समय जो है शादी
कर दी जाती थी। सुशीला की शादी किस वर्ष हुई थी? तो 1944 में सुशीला की शादी हुई थी। सुशीला की शादी कहाँ हुई थी? सुशीला की शादी जो है कोलकाता में हुई थी। लेखिका ने 10वीं की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो 1945 में। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये। जैनेन्द्र कुमार का है अज्ञे का, सुमित्रानंद पंत का है, मन्नू भंडारी का। तो सही उत्तर है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो चित्रलेखा के जो लेखक हैं भगवती बाबू। ये भी जो है इस पाठ में आया है। इस उपन्यास को भी लेखिका ने पढ़ा था, चित्रलेखा। अगला है त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो त्याग पत्र जो है जैनेन्द्र कुमार ने दिया था। त्याग पत्र ऐसे हम याद रख सकते हैं कि त्याग पत्र किसने दिया? जैनेन्द्र कुमार ने। मन्नू भंडारी को के पति का क्या नाम था? तो मन्नू भंडारी के पति जो थे राजेंद्र थे। राजेंद्र भी एक लेखक हुए अच्छे। चौपड़ का अर्थ है, चौपड़ का क्या अर्थ होता है? तो मुख्य बाजार का जो चौराया होता है उसे चौपड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शीला अग्रवाल को नोटिस कब दिया गया था? अब देखिए शीला अग्रवाल का फिर क्वेश्चन आया है, नोटिस उनको कब मिला था? तो इनको ये नोटिस जो है मई 1947 में दिया गया था। लेखिका ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे बताया? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को जो है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। हंस पत्रिका के संपादक हैं कौन? हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव, जो कि मन्नू भंडारी जी के पति हैं। अगला प्रश्न है, दा साहब मन्नू भंडारी के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? अब देखिए ये सारे प्रश्न इसी चैप्टर के हैं और इस चैप्टर में से एक एक प्रश्न को आपके लिए लाया गया है ताकि आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो बताइए, दा साहब मन्नू भंडारी के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महाभोज। महाभोज जो है मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है और उस उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है दा साहब। भग्नावशेष का तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है भग्नावशेष का? खंडहर। भग्न प्लस अवशेष। 74वां प्रश्न है, डिक्टेशन से तात्पर्य है। डिक्टेशन का क्या अर्थ होता है? बोलकर लिखवाना, इसे डिक्टेशन कहते हैं। यानी कि बोलकर जैसे सुलेख लिखवाया जाता है तो सुलेख उसी प्रकार डिक्टेशन है, ये बोलकर लिखवाना, उसे ही डिक्टेशन कहा जाता है। पैतृक पुराण है, पैतृक पुराण किसे कहा गया है? कुल का विवरण हो जिसमें पारिवारिक विवरण हो। 1818 पुराणों में से एक है या आत्मकथा है? पैतृक पुराण जो है इसमें पारिवारिक विवरण को जो है लेखिका ने पैतृक पुराण कहा है। गढ़ने गढ़ने को हो जाना मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए आपका जो अस्पताल सहायक का जो पाठ्यक्रम है उसमें मुहावरे अलग से हिंदी व्याकरण में टॉपिक दिया गया है, लेकिन पाठ में आए मुहावरों को भी इन वीडियोस में शामिल किया गया है ताकि आपको ये पता रहे कि पाठ में भी जो मुहावरे दे रखे हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मुहावरे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। अब ये मुहावरे जो है आपको केवल और केवल हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो हमारा चैनल उन्मेष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गढ़ने गढ़ने को हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत लज्जित अनुभव करना। अब देखिए ये मुहावरा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये केवल आपको 10वीं की हिंदी किताब में दिया गया है, इस चैप्टर में जहां से हमने निकाला है आपके लिए। बहुत लज्जित अनुभव करना। अगला प्रश्न है, भट्टी में झोंकना मुहावरे का अर्थ है। बताइए अब, भट्टी में झोंकना यदि आपने पढ़ा है और या नहीं भी पढ़ा है तो अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर? तो इसका सटीक आंसर है व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करना है, यानी भट्टी में झोंकना है। इसका अर्थ है कि अपने आप को जो व्यर्थ के कार्यों में, यानी मनुष्य की आदत होती है कि वह स्वयं को कई ऐसे व्यर्थ के कार्यों में उसका समय नष्ट करता रहता है, तो उसका लिए मुहावरा बनता है भट्टी में झोंकना। मेहनत के लिए नहीं आता है, ध्यान रखना। इस कदर बांधना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या
उत्तर होगा इसका, जैसे रात को कवि ने इस कदर बांधा कि मन मुग्ध हो गया, यानी आकर्षित करना या लुभाना के अर्थ में जो है इस कदर बांधना मुहावरे का उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा हम किसी वाक्य को बनाकर भी जो है मुहावरे का अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक अपने पास रखिए। ट्रिक इसीलिए बीच बीच में बताई जाती है ताकि जो बच्चे इन वीडियोस को देखेंगे उनको इस ट्रिक का पता रहे और कैसे जो है वह सही उत्तर तक जा सकें। सड़कें नापना मुहावरे का अर्थ है। तो सड़कें नापना यानी कि अनुभव करना, तैयारी करना, दौड़ना या व्यर्थ घूमना। तो क्या उत्तर होना चाहिए आपके अनुसार? सड़कें नापना। सही उत्तर पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। सही उत्तर है व्यर्थ घूमना। सड़कें नापने का अर्थ है व्यर्थ घूमना, यानी कि जब युवा अवस्था होती है तो बच्चे सड़कों पर इधर उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उसी लिए मुहावरा बना है सड़कें नापना, यानी कि व्यर्थ घूमना। अगला प्रश्न है, लू उतारना मुहावरे का अर्थ है। अब लू उतारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा बताइए। सही उत्तर तक जाना है आपको। लू उतारना। अब ये मुहावरे जो है आपके अलग से भी टॉपिक में है और चैप्टर में दिए गए हैं आपके अभ्यास के लिए। जो है ये प्रश्न इसमें से लिए गए हैं ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। क्या उत्तर होगा? लू उतारना का आलोचना करना या खरी खरी सुनाना के अर्थ में लू उतारना मुहावरे का उपयोग किया जाता है। लू उतारना यानी कि आलोचना करना और खरी खरी सुनाना। आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल मुहावरा है। आलोचना करना या खरी खरी सुनाना, भड़काना या उकसाना, धिक्कारना या क्रोध में बोलना। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? आग लगाना। तो आग लगाना मतलब भड़काना, इस अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, या उकसाना। अगला प्रश्न है, थू थू करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो थू थू करना यानी कि धिक्कारना। धिक्कारने के अर्थ में जो है थू थू करना मुहावरा यूज में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भबकना। अब बताइए, इसका तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या अर्थ होगा। भबकना मुहावरे का क्या सही उत्तर होना चाहिए? तो भबकना मतलब क्रोध में बोलना, गुस्सा होना, तो क्रोध में बोलना। अगला प्रश्न है, कहर बरपाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अब जितने भी इस पार्ट के मुहावरे हैं वो इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हम आपके लिए जो है प्रत्येक प्रश्न को लेकर आए हैं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो हमारे चैनल के पर दिए गए सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपना सिलेक्शन अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा में पक्का कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कहर बरपाना। तो कहर बरपाना यानी कि घोर संकट खड़ा करना, इस अर्थ में जो है यह अत्यंत क्रोधपूर्ण व्यवहार करना, ये कहर बरपाना मुहावरे में यूज किया जाता है। अत्यंत क्रोधपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, गुबार निकलना मुहावरे का अर्थ है। गुबार निकलना बताइए। गुबार निकल गया उसका, तो गुबार निकल गया मतलब मन का असंतोष प्रकट करना, यानी कि मन में कोई असंतोष हो तो उसको प्रकट करना गुबार निकालने का अर्थ है। तो इस प्रकार जो है हमारे चैनल पर दिए गए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और अधिक से अधिक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और हम आपके लिए और अच्छे प्रश्नों का समावेश इन वीडियोस में कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।